हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र की इकाई 2 अध्याय के जो शेष सवाल बचे हैं प्रश्न क्रमांक 5, 6 और 8 को हल कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो लिखा है राकेश, राजेश और अनुपम साझेदार हैं जो क्रमशः 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4 के अनुपात में लाभ बांटते। उनकी पूंजी क्रमशः 12,000, 8,000 और 6,000 है। साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। वर्ष 17-18 में फर्म का लाभ उपयुक्त समायोजन के पूर्व 11,500 रुपए था। लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। ये सवाल एक बार परीक्षा में आया हुआ है। इस सवाल में केवल एक जगह के कारण ये सवाल आया है कि इन साझेदारों का जो अनुपात दिया है वो 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4। जब ये कंडीशन रहती है तो लाभ बांटने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो इस सवाल को करने से पहले मैं आप लोगों को अनुपात बता देता हूं कि कैसे निकालना है। तो जब ये अंश होता है ऊपर वाली संख्या और बटे की नीचे वाली जो संख्या रहती है वो हर रहता है, अंश और हर। तो जब हर असमान रहते हैं तो एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम कि ये रफ कार्य है 2, 4, 4 जो नीचे वाली संख्या है हर, उसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 का पहाड़ से निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से दिया जाएगा भाग, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर जो हमारा गुणा करके आएगा वो कितना आएगा, 4। अब यहाँ पर हमें इसका जो 4 आया है उसके लिए हमें 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4। तो नीचे 4 रखेंगे, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से भाग दिया जाता है। तो क्या आएगा, 4 में 2 का भाग दिए तो 2 आएगा। ऊपर वाली संख्या से गुणा किया जाता है, मतलब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। उसके बाद नीचे वाली संख्या का फिर दूसरी वाली जो नीचे वाली संख्या उससे भाग किया जाएगा। तो 4 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 का ऊपर वाली जो संख्या 1 ही है उससे गुणा करेंगे, 1 एकम 1। उसके बाद फिर तीसरी संख्या की ओर जाएंगे तो नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से भाग करना है। तो 4 में 4 का भाग करेंगे तो आएगा 1, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 1, 1 एकम 1। इस प्रकार इनका जो नया अनुपात निकला है वो 2 अनुपात 1 अनुपात 1। ये रहेगा सवाल के लाभ हानि बांटने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है इस सवाल में जो हमें शेष दिया गया है फर्म का लाभ 11,500, तो वो हमारे लिए शुद्ध लाभ रहेगा, शुद्ध लाभ 11,500 रुपए। उसके बाद जो है जो राकेश, राजेश और अनुपम है उनकी पूंजी जो है 12,000, 8,000 और 6,000 है, उस पर 5% ब्याज दिया जाता है। तो पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। राकेश की पूंजी कितनी है, राकेश की पूंजी है 12,000, तो हम यहाँ पर 12,000 का 5% निकालेंगे। तो 12×5 = 60, 600 रुपये आएगा। फिर उसके बाद राजेश, राजेश की पूंजी है 8,000, 8,000 का 5% निकाला जाएगा तो 8×5 = 40, 400 रुपये आएगा। फिर उसके बाद अनुपम, अनुपम की जो पूंजी है वो आएगी 6,000, 6,000 का 5% निकाला जाएगा तो 6×5 = 30, 300 रुपये। इसके अलावा प्रश्न में दिया गया है कि आहरण पर 5% ब्याज दिया जाता है, लेकिन आहरण की कोई राशि अमाउंट दी ही नहीं है। तो ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसमें दे दिया गया है। अब हम इसका डायरेक्ट टोटल देखेंगे कि किस पक्ष का योग ज्यादा है। तो यहाँ 11,500 इस पक्ष का योग ज्यादा है, और इधर से हम इस पक्ष को घटा देंगे। तो यहाँ का 6, 4, 10 और 3, 13। तो ये आया है लाभ साझेदारों पूंजी खाते में हस्तांतरित, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो अब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5 में से 3 गया 2,
यहाँ पर एक में से एक गया 0, 10,200 रुपये। ये 10,200 में हमारा जो अनुपात निकला है 2, 1, 1, तो हम इस पे 4 का भाग दे देंगे और 1 भाग की कीमत निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, बचा 2, फिर 4 पंचे 20 और शून्य का शून्य, 2550 रुपए का 1 भाग आएगा। तो यहाँ पर राकेश का जो अनुपात है वो 2 निकल कर आया है, तो 2550 गुणे 2, तो ये आएगा आपका 5100 रुपये। राजेश का जो अनुपात है 2550 गुणे 1, तो 2550 एकम 2550, और अनुपम का जो अनुपात है वो 2550 गुणित 1 मतलब 2550 एकम 2550। इस प्रकार से इसका ये लाभ हानि खाता हमारा बन गया है। इसके बाद हम इसका पूंजी खाता बनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके पूंजी खाते की ओर। तो पूंजी खाता हम परिवर्तनशील पूंजी खाते को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया। जो साझेदार की पूंजी रहती है उसे हम शेष लाया गया लिखते हैं। तो यहाँ पर राकेश की पूंजी 12,000 है, राजेश की 8,000 है और अनुपम की 6,000 रुपये। इसके बाद इसमें जो उन्हें लाभ हुआ है इनको 5,100 रुपये का राकेश को, राजेश को 2550 और अनुपम को भी 2550। उसके बाद पूंजी पर ब्याज जो साझेदारों को प्राप्त होता है, पूंजी पर ब्याज कितना प्राप्त हुआ है 600, 400 और 300 रुपये। ये पूंजी पर ब्याज इन साझेदारों को प्राप्त हुआ है। इसके बाद इस पक्ष की कोई एंट्री नहीं, तो हम इसका टोटल उसे शेष ले गए लिख देंगे। 12, 5, 17, 17,000, 17,700 रुपये आएगा। यहाँ का 8,650, 4 से 6, 4, 9, 1 मिनट, 5, 5 और 4, 9, 6, 8,950। और यहाँ का आएगा 6, 2, 8, 8,800। यही शेष ले गया 17,700, 8,950 और यहाँ का 2550 ही आएगा। 8,550, 8,550 यहाँ पे जो आएगा 8,850। इस प्रकार से दोनों पक्षों का जो योग आएगा 17,700, 8,950 यहाँ का 8,850। इसके बाद हम अपने दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, 31 मार्च 2018 के बाद खाते पुस्तकें बंद होने पर माउंटेन हिल एवं रॉक की पुस्तकें क्रमशः 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए थी। इनकी मतलब जो माउंटेन है, हिल है और रॉक है, इनकी पूंजी दी गई है। तदुपरांत ये पाया गया कि पूंजी पर 10% की दर से ब्याज का विलोपन है। पूरे वर्ष का लाभ 1,50,000 है और साझेदारों के आहरण माउंटेन का 20,000, हिल का 15,000 और रॉक का 10,000 है। पूंजी पर ब्याज परिकलित कीजिए। केवल इस सवाल में, ये सवाल एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी की पुस्तक में आया हुआ सवाल, केवल इस सवाल में, ये सवाल एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी की पुस्तक में आया हुआ सवाल है और ये पिछले वर्ष ही जोड़ा गया है। तो सवाल अच्छा है। तो इसमें मैं बता दूं कि 31 मार्च की स्थिति मतलब अंतिम पूंजी दी गई है हमें सवाल में, और हमें जो है बताया गया है कि पूंजी पर जो ब्याज है वो 10% लगाना था। तो ये बोलना चाह रहा है कि पहले प्रारंभिक पूंजी की गणना की जाए और फिर उसके बाद पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे की जाएगी ये बताया जाए। तो हमें 31 मार्च की जो पूंजी दी गई है वो है माउंटेन की जो है अंतिम पूंजी, हम इसको बोल सकते हैं कि अंतिम पूंजी जो दी गई है हमें सवाल में, माउंटेन की कितनी है 4 लाख रुपए दी गई है और हिल की 3 लाख रुपए
और रॉक की 2 लाख रुपए, ये पूंजी दी गई, ये अंतिम पूंजी। तो अंतिम पूंजी में जो है वो लाभ को घटा दिया जाता है और आहरण को जोड़ दिया जाता है, तो प्रारंभिक पूंजी ज्ञात हो जाती है। हमने 11वीं में पढ़ा हुआ है। तो लाभ जो है, टोटल लाभ दिया है 1,50,000 रुपए, उसे हम पहले रफ में बता देते हैं कि जो लाभ दिया है वो 1,50,000 रुपए दिया हुआ है। तो 1,50,000 रुपए किसी प्रकार का कोई अनुपात नहीं दिया है माउंटेन, हिल और रॉक का, तो ये माना जाता है कि तीनों ने लाभ को क्या है बराबर बांटा होगा। तो 3 का भाग देकर हम 1 भाग की कीमत निकाल लेते हैं, मतलब 50,000 रुपए जो है सभी साझेदारों ने 50,000 रुपए क्या है लाभ को बांटा होगा, वो लाभ को घटा दिया जाएगा। तो 50,000 रुपए हम माउंटेन के घटाएंगे, हिल के 50,000 घटाएंगे और रॉक के भी 50,000 रुपए घटाएंगे। उसके बाद जो शेष बचता है वो क्या रहता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर 3,50,000 रुपए प्लस यहाँ पर 2,50,000 रुपए हिल का, फिर रॉक का जो है 1,50,000। इसमें से हम आहरण को जोड़ देंगे, क्योंकि पहले आहरण घटा दिया जाता था, अब लेकिन अंतिम पूंजी जब प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करना है तो आहरण को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आहरण कितना है 20,000, 15,000 और 10,000, मतलब माउंटेन का 20,000 रुपये जोड़ दिया जाएगा, 15,000 रुपये हिल का और 10,000 रुपये रॉक का। इस प्रकार से जो आएगा वो प्रारंभिक पूंजी ज्ञात हो जाएगी। प्रारंभिक पूंजी का सूत्र ये है कि अंतिम पूंजी दी है तो लाभ को घटाना है और आहरण को जोड़ना है। तो यहाँ पर जो आएगा वो 3,70,000 रुपये ये, 2,65,000 रुपये हिल का और यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000 रुपये रॉक का। अब हम इस प्रारंभिक पूंजी में जो है इसकी पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। तो पूंजी पर ब्याज, तो यहाँ पर आप लिखो माउंटेन का नाम। माउंटेन की पूंजी कितनी है 3,70,000। 3,70,000 का 10% दिया गया है पूंजी पर ब्याज, तो 100 से 100 और 100 से 100, ये 37,000 रुपये जो है वो माउंटेन की पूंजी पर ब्याज निकलेगा। उसके बाद हम हिल की पूंजी की तरफ चलेंगे। हिल की जो पूंजी है वो 2,65,000 है। 2,65,000 का 10% निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा 26,500 रुपये। और उसके बाद रॉक की पूंजी की ओर चलेंगे तो रॉक की जो पूंजी है वो 1,60,000 है। 1,60,000 का 10% निकाला जाएगा तो 16,000 रुपये। इस प्रकार से हमें सवाल में केवल पूंजी पर ब्याज की गणना करना था, जो इस प्रकार से होगी। सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में यदि किसी प्रकार की परेशानी हो तो उसे हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्रमांक 8, जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल क्रमांक 8 है ये आहरण पर ब्याज की गणना करने वाला सवाल है। तो ज्योति के द्वारा किए गए आहरण पर निम्न दशाओं में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 9% वार्षिक की दर से आहरण पर ब्याज ज्ञात कीजिए। कंडीशनें दी है आ, बा, सा और दा। आ कंडीशन 36,000 रुपये वर्ष के दौरान निकाले गए हैं, 3,000 रुपये प्रति माह के मध्य में निकाले गए हैं, और सा जो है 3,000 रुपये प्रति माह के प्रारंभ में निकाले गए हैं, और दा कंडीशन 3,000 रुपये प्रति माह के अंत में निकाले गए हैं, मतलब माह के अंत में निकाले गए हैं। और या कंडीशन है 3,000 रुपये 1 अप्रैल को 8,000 रुपये, 30 जून को 12,000 रुपये और 1 अक्टूबर को 7,000 रुपये 1 फरवरी को दिए गए। तो यहाँ पर देखते हैं हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। पहली कंडीशन है 36,000 रुपये वर्ष के दौरान निकाले गए। तो यहाँ पर हम आ कंडीशन को हल करेंगे कि 36,000 रुपये वर्ष के दौरान है, और इस पर जो ब्याज की दर है वो 9% है, 9/100। तो यहाँ पर हम 9 शून्य 9 54 और 9 27 32 3,240 रुपये। तो ये पहली कंडीशन का आंसर भी इसमें दिया हुआ है कि आ कंडीशन का आंसर कितना है। उसके बाद दूसरा जो है बा कंडीशन। बा कंडीशन जो दी गई है हमें 3,000 रुपये प्रति माह के मध्य में निकाले जाते हैं।
तो मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ कि 3 चीजों को आपको याद रखना है। माह के अंत में, माह के प्रारंभ में और माह के मध्य में कौन कौन से वो लगेंगे, बस आप उतना बार दर याद रख लेना, तो उसमें ये सवाल आपको आसानी से बन जाएगा। तो हमारा जो सवाल है इसमें सेकंड कंडीशन 3000 रुपये प्रति माह, तो यहाँ पर हमें पहले 3000 का गुणा आपको 12 में करना पड़ेगा, तो साल भर में कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर इसने जो कंडीशन रखा है मध्य में निकाले जाते, तो मध्य के लिए जो कंडीशन है वो हमें ऐसे करना पड़ेगा कि 36,000 गुणित 9/100। 9/100 कहाँ से आया, ये शुरुआत में ही उन्होंने 9% की दर बोल दिया है उसका। अब मध्य के लिए हमें जो सूत्र लगेगा वो 6/12, अर्थात 6 माह का रहेगा और साल में कितने माह होते हैं, 12 रहते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ही सूत्र को याद करना पड़ेगा। 6 से काटेंगे हम तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 2 से काटे तो हमारा ये 180, 18 नम होता है 900, 9 8 72 और 9 कम 9 और 7 16, 1620। तो हमारा यहाँ जो सेकंड कंडीशन है उस पर 1620 रुपये आंसर आएगा, आराम पर ब्याज। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि मध्य की स्थिति में दर क्या रहेगी, तो मध्य की स्थिति में 6/12 लगाना पड़ेगा हमें सूत्र में। अब उसके बाद तीसरी जो कंडीशन है 3000 रुपये प्रति माह के प्रारंभ में निकाले जाते हैं। तो अब यहाँ पर प्रारंभ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर हमें पहले 3000 का गुणा 12 में करना ही पड़ेगा, तो 12 ये कितना हो जाता है, 36,000 रुपये। अब यहाँ प्रारंभ में बोल रहा है, प्रारंभ के लिए हमें फिर से वैसे ही करना पड़ेगा कि 36,000 गुणित 9/100, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में प्रारंभ की स्थिति में 6.5/12, तो 6.5/12 जो है वो हमें इसमें ऐसे करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम इसे काट देंगे, तो 200 से ये 200 कट जाएंगे, 3 से काटेंगे तो 3 3 9 3 4 12, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 4 9 36, 9 9 3 27, 270 का गुणा करेंगे हम इसे, 270 में 6.5 का गुणा करना पड़ेगा हमें, तो 5 0 0 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, फिर उसके बाद 6 0 0 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, यहाँ 0 5 5 7 और 1 संख्या बाद दशमलव, तो 1755। तो इसका जो हमारी सा कंडीशन का जो आंसर आएगा वो 1755 रुपये आएगा। इसके बाद हमारी जो अगली कंडीशन है द माह के अंत में 3000 रुपये निकालने हैं, 3000 रुपये प्रति माह। तो द कंडीशन के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो 3000 का गुणा अपन सबसे पहले वही 12 में करेंगे तो आएगा हमारा 36,000। अब हमें 36,000 गुणित 9/100 तो करना है। अब प्रारंभ की स्थिति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंत के लिए, माह के अंत के लिए हमें करना पड़ेगा 5.5/12। ये हमें ये 3 चीजें बार याद रखना है कि प्रारंभ, मध्य के लिए आपको 6/12 करना है, प्रारंभ के लिए 6.5 करना है, और मध्य के लिए जो रहेगी अंत के लिए जो रहेगी, अंत के लिए 5.5 करना पड़ेगा। फिर हम काटेंगे, 3 3 9 3 4 12, 4 एकम 4 4 9 36, 9 3 27, 270 का गुणा करना पड़ेगा हमें 5.5 से, 5 7 35, 5 2 10 और 3 13, फिर 5 0 0 5 7 35, 5 2 10 और 3 13, उसके बाद यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 1 संख्या बाद दशमलव, 1485। तो यहाँ पर जो योग आएगा वो 1485 रुपये आएगा। तो ये हमें 3 कंडीशनें दी गई रहती है, मध्य, प्रारंभ और अंत। इसके बाद हमें जो या कंडीशन है उसके लिए हमें थोड़ा सा इस जगह पर मैं आधे पे बना देता हूँ उसको, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा वो, या कंडीशन यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। तो पहली कंडीशन है 3000 रुपये है,
1 अप्रैल को, तो यहाँ पर हम करेंगे, अब यहाँ प्रति माह नहीं बोला है, 3000 गुणित 12 नहीं करेंगे, 3000 पूरे साल भर के लिए दिया है और वही 9% बोला है, तो 200 से 200 कर दें, 9 × 27, 270 रुपये आएगा। ये पहले इसके अंतर्गत फर्स्ट कंडीशन है या के अंतर्गत। अब सेकंड कंडीशन जो दी गई है हमें, वो दी गई है 8000 रुपये 30 जून को, तो 8000 रुपये लिखेंगे हम। अब जून का पूरा महीना चला गया है, जून के बाद आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 माह का। तो यहाँ पर पहले 9/100 करेंगे आप और उसके बाद 9/12 करना पड़ेगा। तो 200 से 200 कटा, 3 × 9, 3 × 12, 4 × 1 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 180, 18 × 3 54, 540 रुपये ये सेकंड कंडीशन इसकी आ जाएगी। उसके बाद जो है 12,000 रुपये 1 अक्टूबर को, मतलब 12,000 रुपये गुणित 9/100 करना पड़ेगा, लेकिन अक्टूबर से दिया है तो अक्टूबर से मार्च आखिरी एंडिंग तक उसको कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो अक्टूबर बाकी है 1 अक्टूबर है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 माह का, तो यहाँ पर 6/12 54, इसका भी 540 रुपये आएगा। इसके बाद अगला जो है 7,000 रुपये 1 फरवरी को दिया है, तो 7,000 गुणित 9/100 गुणित 1 फरवरी बोला, तो फरवरी और मार्च 2 माह का, तो 2/12 कर दिया जाएगा। 200 से 200, 2 एकम 2, 2 × 12, 6 से 6 को काटेंगे, 3 से 3 दूनी 6 और 3 × 9, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 350, 35 आएगा, तो 35 दिया होता है 105। इस प्रकार से अब हम इसको टोटल जोड़ देंगे आखिरी तक, 1 से 4 तक के कितना होगा, 270 धन 540 धन 540 धन 105, तो यहाँ का जो योग आएगा वो जो योग है वो आएगा 1455 रुपये, ये इसका आंसर होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।